हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आज हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज को नाम दिया गया है रंगीलो म्हारो देश राजस्थान। यानी कि रंगीलो म्हारो देश राजस्थान सीरीज में हम करने वाले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस है आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन in NBS, KBS, EMRS, DSSS, CTET, UPSC and other examinations। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो म्हारो देश राजस्थान पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर्स एज मेंशन्ड इन द NDMA गाइडलाइंस? NDMA दिशा निर्देशों में उल्लिखित आपदाओं की परिभाषा क्या है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। आपदा किस तरीके से डिफाइन की गई है NDMA के गाइडलाइंस के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए कम्युनिटी और ए सोसाइटी। मतलब कि एक इस तरीके का डिसरप्शन हो जाए जो कि कम्युनिटी के लिए बाधा उत्पन्न करे, सोसाइटी के लिए बाधा उत्पन्न करे, तो उसको आप क्या बोलेंगे? डिजास्टर बोलेंगे। डिजास्टर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। हमारे देश है वो कई सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस में है और अनेकों आपदाएं आती रहती हैं, तो उनको डिफाइन किया गया है NDMA ने। डिजास्टर किसको बोलेंगे? जहां पर एक कम्युनिटी है, समुदाय है, सोसाइटी है, वो डिस्टर्ब हो जाए, सारी फंक्शनिंग है उसकी तहस नहस हो जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे? डिजास्टर बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए कम्युनिटी और ए सोसाइटी। क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। वाई आर चिल्ड्रन कंसिडर्ड वल्नरेबल ड्यूरिंग डिजास्टर्स? आपदाओं के दौरान बच्चों को असुरक्षित क्यों माना जाता है? सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों माना जाता है जब कोई आपदा आती है? भारत देश पर अनेकों प्रकार के नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, बहुत सारे डिजास्टर्स आते हैं, तो उन आपदाओं में सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों माना जाता है? बच्चों को सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों माना जाता है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फैक्टर्स लाइक एज, फिजिकल एबिलिटी, जेंडर, हेल्थ कंडीशंस एंड डिपेंडेंसी ऑन केयर गिवर्स। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। बच्चों की एज कम होती है, साथ में फिजिकल एबिलिटीज है वो इतनी नहीं होती है बच्चों की, साथ में जेंडर है वो भी रोल प्ले करता है, हेल्थ कंडीशंस है वो भी प्रभावित करती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि डिपेंडेंसी ऑन केयर गिवर्स, जो बच्चे होते हैं केयर गिवर्स पर डिपेंड होते हैं, तो ये सब कारण होने की वजह से बच्चे क्या होते हैं? वल्नरेबल होते हैं या असुरक्षित माना जाता है आपदाओं के प्रति। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं थर्ड। व्हाट रिस्क डू चिल्ड्रन फेस ड्यूरिंग डिजास्टर्स? आपदाओं के दौरान बच्चों को किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है? आप ऑप्शन देख लीजिए। इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होगा, या सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज होगा, या एनहांस सेफ्टी मेजर्स एट होम होगा, या इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर फैमिलीज होगा। कौन से जोखिम है सबसे ज्यादा हो जाते बच्चों के लिए जब डिजास्टर आता है, यानी कि आपदाएं आती हैं, तो कौन कौन से जोखिम है वो बढ़ जाते हैं बच्चों के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। जब भी आपदाएं आती हैं तो बच्चे पेरेंट्स से या केयर गिवर से बिछड़ जाते हैं और उनका शोषण भी हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, अब्यूज हो सकता है। ये सारे जोखिम हैं वो बच्चों को झेलने पड़ते हैं जब भी कोई आपदा आती है, डिजास्टर आते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं फोर। हाउ डू डिजास्टर्स इम्पैक्ट स्कूल्स? आपदाएं स्कूलों को कैसे प्रभावित करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यालयों को आपदाएं हैं वो किस तरीके से प्रभावित करती है। आप ऑप्शन देख लीजिए, क्या ए हो जाएगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं जब भी आपदाएं आती हैं स्कूलों पर, क्या प्रभाव पड़ते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, स्कूल्स फेस चैलेंजेज इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड एंडेंजर्ड लाइव्स। मतलब कि बच्चों को शिक्षा देने में वो असफल हो जाते हैं, इसके साथ में आपदाओं की वजह से जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है, तो उनको शिक्षा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? विद्यालय होते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं फाइव। वाई इज इट क्रूशियल फॉर स्कूल्स टू बी सेफ आफ्टर डिजास्टर्स? आपदाओं के बाद स्कूलों का सुरक्षित रहना क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो दूसरी जगह आपको नहीं मिलने वाले हैं।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये विद्यालयों से जुड़े हुए हैं। और अगर आप एस्पिरेंट हैं, डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और स्कूल से संबंधित दूसरी पोस्ट इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी जो कि एनसीटी के लिए एग्जाम करवाती है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने ऑप्शन पढ़ लिए, सही उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। टू ऑफर ए सेफ हेवन फॉर चिल्ड्रन एंड एंश्योर देयर वेल बीइंग, मतलब कि विद्यालयों को आपदाओं के बाद में सुरक्षित रहना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि विद्यालयों में सेफ हेवन दिया जा सकता है, सेफ आश्रय दिया जा सकता है बच्चों को, और साथ में उनकी वेल बीइंग को इंश्योर किया जा सकता है। स्कूल वो स्थान होते हैं जहाँ पर आश्रय दिया जा सकता है, उनकी वेल बीइंग का ख्याल किया जा सकता है। ये सुरक्षित आश्रय स्थान हो सकते हैं विद्यालय। इसलिए आपदाओं के बाद में विद्यालयों को सबसे सुरक्षित रहना जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं। 6, व्हाट डज स्कूल सेफ्टी इंक्लूड एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस? आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल सुरक्षा में क्या शामिल है? कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी? यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस जारी की गई है विद्यालयों के लिए। विद्यालयों को कैसे सेफ किया जा सकता है, तो स्कूलों को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन से पॉइंट है ठीक हो जाएंगे। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सेफ्टी फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स इंक्लूडिंग नेचुरल हैजार्ड्स, वायलेंस एंड पेंडेमिक्स, बहुत बड़ी बातें बताई गई है। नेचुरल हैजार्ड्स है, उनसे सुरक्षित करना है, क्योंकि वहां पर बच्चों को खतरे हो सकते हैं, साथ में उनका शोषण हो सकता है, पेंडेमिक की वजह से वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल सुरक्षा में कौन कौन सी चीजें शामिल हो जाएंगी? ये सभी शामिल हो जाएंगे जो भी थ्रेट्स होते हैं नेचुरल हैजार्ड्स की वजह से या वायलेंस की वजह से या पेंडेमिक की वजह से, तो इन सभी को हमें सुरक्षित करना होगा। ये सभी पहलू स्कूल सुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 7, हाउ हैज द कंसेप्ट ऑफ स्कूल सेफ्टी इवॉल्व्ड ओवर टाइम? समय के साथ स्कूल सुरक्षा की अवधारणा कैसे विकसित हुई है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मैं आपको सही उत्तर बताने वाला हूँ। ऑप्शन अगर मैं पढ़ूंगा तो आप इनएक्टिव हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, हिंदी अर्थ भी पढ़ रहा हूँ। सही उत्तर आप देख लीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। इट इंक्लूड्स ए ब्रॉडर रेंज ऑफ रिस्क अफेक्टिंग चिल्ड्रंस वेल बीइंग, मतलब कि स्कूल सुरक्षा की अवधारणा है वो कैसे विकसित हुई है। यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित या उनकी वेल बीइंग से संबंधित बहुत सारे एस्पेक्ट हैं वो शामिल किए गए हैं, स्कूल सुरक्षा एस्पेक्ट में शामिल किए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इट इंक्लूड्स ए ब्रॉडर रेंज ऑफ रिस्क अफेक्टिंग चिल्ड्रंस वेल बीइंग। क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, व्हाट डज द ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एम्फेसाइज रिगार्डिंग एजुकेशन एंड डिजास्टर्स? शिक्षा और आपदाओं के संबंध में ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन किस पर जोर देता है? आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। ह्यूगो फ्रेमवर्क में ये बातें बताई गई थी कि शिक्षा और आपदाएं हैं आपस में कैसे जुड़ी हुई है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन इन डिजास्टर रिसाइलियंस, यानी कि डिजास्टर को समझने के लिए नॉलेज और एजुकेशन है दोनों जरूरी होते हैं। डिजास्टर क्या होता है, कैसे उसको प्रबंधन किया जाए, कौन कौन सी मुश्किलें हो सकती हैं, कैसे उसको सहायता दी जा सकती है, ये ज्ञान होना जरूरी है, लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। ये बात बताई गई थी, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में बताई थी। आपदा को समझना जरूरी है, किस तरीके से सहायता दी जा सकती है, कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। किस में बताया गया था? ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में बताया गया था द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन इन डिजास्टर रिसाइलियंस। अगला सवाल देख लेते हैं। 9, इन व्हाट वे डज द कंसेप्ट ऑफ स्कूल सेफ्टी एड्रेस चाइल्ड प्रोटेक्शन? स्कूल सुरक्षा की अवधारणा किस प्रकार बाल संरक्षण को संबोधित करती है? आपने स्कूल सेफ्टी अप्लाई कर दिया है तो इसका मतलब है कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन को एड्रेस कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इट एनकम्पासेज ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिप्रिवेशन अफेक्टिंग चिल्ड्रंस वेल बीइंग, यानी कि इसमें सभी प्रकार के शोषण है वो शामिल होते हैं, साथ में डिप्रिवेशन अफेक्टिंग चिल्ड्रंस वेल बीइंग,
जो भी चीजें बच्चों को प्रभावित करती है वो सभी शामिल हो जाते हैं, किसमें, स्कूल सेफ्टी इश्यूज में शामिल हो जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 10। वाई इज इट इसेंशियल फॉर कम्युनिटीज टू बी मोर अवेयर ऑफ हैजार्ड्स अकॉर्डिंग टू द हाइगो फ्रेमवर्क। ह्यूगो फ्रेमवर्क के अनुसार समुदायों को खतरों के प्रति अधिक जागरूक होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन देख लीजिए, क्या ए हो जाएगा, कि बी हो जाएगा, कि सी हो जाएगा, कि डी हो जाएगा। ह्यूगो फ्रेमवर्क के अनुसार समुदायों को खतरों के प्रति अधिक जागरूक होना क्यों जरूरी है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू एनहांस डिजास्टर रिसाइलियंस थ्रू नॉलेज एंड प्रिपेयर्डनेस। बहुत जरूरी है कि डिजास्टर को समझना है, उसके बारे में जागरूक करना है। किस आधार पर? नॉलेज के आधार पर और प्रिपेयर्डनेस के आधार पर, यानी कि किस तरीके से आप खतरों से बचने के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो ये चीजें समझना जरूरी है, डिजास्टर को समझना जरूरी है। किस प्रकार की सहायता की आपको आवश्यकता होगी, किस तरीके के थ्रेट हो सकते हैं, ये सभी बातें बताई गई है, ह्यूगो फ्रेमवर्क में बताई गई है। डियर फ्रेंड्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो मारो देश राजस्थान के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन है वो दूसरी जगह कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 11। हाउ डज द गाइडलाइंस डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल्स इन एंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स। दिशा निर्देश आपदाओं के दौरान बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की भूमिका का वर्णन कैसे करते हैं? दिशा निर्देश का मतलब है आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार आपदाओं के दौरान, डिजास्टर के दौरान बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की भूमिका का क्या वर्णन किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्कूल्स कैन प्रोवाइड ए सेफ हेवन विद न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन। ये बात बताई गई है कि विद्यालय है ये एक सुरक्षित आश्रय प्रदान कर सकते हैं आपदाओं के समय। साथ में ही वहां पर न्यूट्रिशन भी दिया जा सकता है, सेफ वाटर भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और सैनिटेशन फैसिलिटीज है वो भी प्रोवाइड की जा सकती है। इसलिए आपदा प्रबंधन में सबसे ज्यादा रोल किसका हो जाता है? स्कूलों का हो जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्कूल कैन प्रोवाइड ए सेफ हेवन विद न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन। क्वेश्चन देख लेते हैं 12। व्हाट इज वन ऑफ द मेन प्रायोरिटीज हाईलाइटेड बाय द ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन रिगार्डिंग डिजास्टर्स। आपदाओं के संबंध में ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन द्वारा उजागर की गई मुख्य प्राथमिकताओं में से एक क्या है? ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, यानी कि ह्यूगो फ्रेमवर्क में ये बताया गया है कि डिजास्टर में आपको क्या एक्शन लेने होंगे, तो उसके द्वारा मुख्य प्राथमिकताओं में से एक कौन सा हो जाएगा जब आपदाएं आती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बिल्डिंग रिसाइलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीज थ्रू नॉलेज। राष्ट्रीय स्तर पर और कम्युनिटी स्तर पर आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, ये आपदाओं को आप समझेंगे तभी निपट सकते हैं। तो इसकी जानकारी देना, इसका ज्ञान फैलाना, इसका ज्ञान देना, ये क्या हो जाएगा? हाइगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में बताया गया है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि डिजास्टर को आपको समझना है, आपदाओं से कैसे निपटा जा सकता है, ये जानकारी देनी होगी राष्ट्रीय स्तर पर, कम्युनिटी स्तर पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 13। हाउ डज द डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन सजेस्ट स्कूल्स कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्पिंग चिल्ड्रन मूव बैक टू नॉर्मलसी आफ्टर डिजास्टर्स। हिंदी अर्थ भी देख लीजिए। आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश कैसे सुझाव देते हैं कि स्कूल बच्चों को आपदाओं के बाद सामान्य स्थिति में वापस लाने में मदद करने में योगदान दे सकते हैं? ये आपदा प्रबंधन में बताया गया है, गाइडलाइंस में बताया गया है कि स्कूल बच्चों को आपदाओं के बाद में सामान्य स्थिति में लाने में कैसे मददगार हो सकते हैं, कैसे योगदान कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बाई प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सेफ वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज स्पेशली फॉर एडोलिसेंट। मतलब कि वहां पर आवास दिया जा सकता है, सेफ हेवन दिया जा सकता है, आश्रय दिया जा सकता है, और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सकता है, सेफ वाटर भी उपलब्ध करवाया जा सकता है, सैनिटेशन फैसिलिटीज दी जा सकती है एडोलिसेंट के लिए। ये सभी सुविधाएं हैं बच्चों को आपदाओं से उबारने में मदद कर सकती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 14। According to the guidelines, what are some examples of risk that can affect children's well-being outside school premises? दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिमों के कुछ उदाहरण क्या हैं जो स्कूल परिसर के बाहर बच्चों की भलाई को प्रभावित कर सकते हैं? मतलब कि बच्चों की वेल बीइंग को प्रभावित किया जा सकता है। गाइडलाइंस का मतलब यहाँ पर क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर है।
इन दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिमों के कुछ उदाहरण क्या हैं जो स्कूल परिसर के बाहर बच्चों की भलाई को प्रभावित कर सकते हैं, वेल बीइंग को प्रभावित कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। वायलेंस, पेंडेमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल थ्रेट्स एटसेट्रा। यहाँ पर उनका शोषण हो सकता है, हिंसा के शिकार हो सकते हैं, कोई पेंडेमिक के शिकार हो सकते हैं, बीमारियां आपदाएं लग सकती हैं, साथ में ट्रांसपोर्टेशन के साथ में इमरजेंसी आ सकती है, आने जाने में बाढ़ में फंस गए तो उनको किस तरीके से निकाला जाए, इन्वायरमेंटल थ्रेट्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे थ्रेट्स हैं वो हो सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके हैं, जो स्कूल प्रेमिसेस से बच्चे अगर निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं तो उनका शोषण हो सकता है, हिंसा हो सकती है, वो बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन इमरजेंसी हो सकती है, इन्वायरमेंटल थ्रेट हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 15। हाउ डज द गाइडलाइंस डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्कूल सेफ्टी ओवर टाइम? दिशा निर्देश समय के साथ स्कूल सुरक्षा की अवधारणा के विकास का वर्णन कैसे करते हैं? यहाँ पर दिशा निर्देश कौन से हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस है। इनके अनुसार स्कूल सुरक्षा की अवधारणा का विकास का वर्णन कैसे किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इट एनकम्पासेस सेफ्टी इश्यूज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल्स। मतलब कि इनमें कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जो भी खतरे हो सकते हैं, सेफ्टी इशू हो सकते हैं, विद्यालयों के अंदर और बाहर कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, ये सभी बताए गए हैं किसमें? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस में बताए गए हैं। तो स्कूल सुरक्षा की अवधारणा इसलिए लागू की गई है कि बच्चा अगर विद्यालय में नहीं रहता है, विद्यालय से बाहर रहता है, तो बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। अगर आपने स्कूलों को सुरक्षित कर दिया और बच्चों को वहां अकोमोडेट कर दिया तो इन खतरों से बचाया जा सकता है। कौन से समय पर? आपदा के समय। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो मारो देश राजस्थान के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपके लिए लाए गए हैं, बहुत ही यूनिक है। देख लेते हैं अगला सवाल 16। Why is it crucial for schools to resume quickly after disasters? According to global consensus, वैश्विक सहमति के अनुसार आपदाओं के बाद स्कूलों को शीघ्रता से फिर से शुरू करना क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिजास्टर के बाद में स्कूलों को फिर से शुरू करना क्यों जरूरी हो जाएगा? वैश्विक सहमति यानी कि पूरा विश्व ऐसा क्यों मानता है कि डिजास्टर के बाद में विद्यालयों को तुरंत शुरू करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। टू प्रोवाइड ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन एज सून एज पॉसिबल। जितने जल्दी विद्यालयों को खोला जाएगा, उनको फिर से चालू किया जाएगा, तो वहां पर बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि सबसे सेफ स्थान कौन सा हो जाएगा? वहां पर विद्यालय हो जाएंगे, क्योंकि डिजास्टर है और डिजास्टर के बाद में कंडीशंस है वो सभी जगह की नॉर्मल नहीं होती है। घरों की कंडीशंस हैं वो भी इतनी जल्दी नहीं होती है, परंतु विद्यालयों की स्थिति सुधार करके बच्चों को वहां पर रखा जा सकता है, सुरक्षित स्थान दिया जा सकता है, आश्रय दिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम देख लेते हैं 17। हाउ डज द गाइडलाइन सजेस्ट स्कूल कैन कंट्रीब्यूट टू एंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स? दिशा निर्देश ये कैसे सुझाव देते हैं कि स्कूल आपदाओं के दौरान बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दे सकते हैं? तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि दिशा निर्देश यहाँ पर कौन से हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश है। ये क्या सलाह देती है? स्कूल आपदाओं के दौरान बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दे सकते हैं, ये बताया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों में। तो ये योगदान है किस तरीके से दिए जा सकते हैं विद्यालयों के द्वारा? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। by providing a safe haven with nutrition, water and sanitation facilities for children। बार बार ये बताया गया है कि सेफ आश्रय दिया जा सकता है, न्यूट्रिशन भी वहाँ उपलब्ध करवाया जा सकता है, पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है और सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं वो दी जा सकती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 18। व्हाट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ ईच चाइल्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुसार भारत में प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार क्या है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु लॉजिकल है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। और साथियों, कोई नया तरीका है तो आप कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक बच्चे को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? क्या राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ केयर है, राइट टू प्ले है या राइट टू एम्प्लॉयमेंट है? भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 2009 में आया था।
इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 19। Which of the following is not identified as a key priority area for children in the National Policy on Children 2013? निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के लिए प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना नहीं गया है। तो राष्ट्रीय बाल नीति है वो आई थी 2013 में। इसके अनुसार बच्चों के लिए कौन सा प्रमुख प्राथमिकता वाला क्षेत्र है वो पहचाना नहीं गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट। सर्वाइवल है वो तो पहचाना गया है, मतलब कि सबको उत्तरजीविता का हक है, सबको जीने का हक है, ये बताया गया है। साथ में एजुकेशन भी बताया गया है, सुरक्षा भी बताई गई है, परंतु रोजगार है वो नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन में नहीं बताया गया। रोजगार है वो एक हक हो सकता है, परंतु इसको नेशनल पॉलिसी ऑन चिल्ड्रन में नहीं बताया गया है, राष्ट्रीय बाल नीति में नहीं शामिल किया गया है। नहीं वाला ऑप्शन है आपको ढूंढना है। नहीं वाला क्या हो जाएगा, रोजगार इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हो जाएंगे। सर्वाइवल है, एजुकेशन है, प्रोटेक्शन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज रंगीलो मारो देश राजस्थान पार्ट फर्स्ट का अंतिम सवाल 20। हाउ डज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 प्रमोट सेफ्टी अवेयरनेस अमंग स्टेक होल्डर्स? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता कैसे बढ़ावा देता है? मतलब कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था, वो कैसे सेफ्टी अवेयरनेस को बढ़ावा देता है? सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। थ्रू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए के द्वारा हितधारकों के बीच सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाता है। सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑन स्कूल सेफ्टी पॉलिसी पर आधारित बिल्कुल एक नायाब सीरीज को शुरू किया गया है और इसको नाम दिया गया है रंगीलो म्हारो देश राजस्थान। रंगीलो म्हारा देश राजस्थान सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पर आधारित सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस है आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि स्कूल सेफ्टी पॉलिसी इसमें शामिल है, इसलिए निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डीट्रिपलएसबी, सीटेट, यूपीएससी एंड अदर टीचर एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी